हाउ कैन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा इस क्वेश्चन में कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जैसे ये हो गया आपका, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस क्या है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर जिसको आप गैल्वेनिक सेल भी बोलते हो, ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और उसका ई सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। बट जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी। समझ में आया? इसमें केमिकल कन्वर्ट हो रही है इनटू इलेक्ट्रिकल, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। देखो, जब हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका पोटेंशियल ई नॉट सेल है, तो फर्स्ट इज जब ये ई एक्सटर्नल है, यानी ये इज लेस देन ई नॉट सेल, समझ, इस ई नॉट सेल से। दूसरा है जब ये ई एक्सटर्नल है इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। एंड तीसरा है जब ये ई एक्सटर्नल है वो ग्रेटर देन ई नॉट सेल हो जाती है। सो जब पहला केस अगर आप देखो, यानी ई एक्सटर्नल इज लेस देन ई नॉट सेल, तो सेल पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। यानी ई एक्सटर्नल लगी हुई है, बावजूद उसके भी मेरा जो करंट डायरेक्शन वो अभी भी इस डायरेक्शन में ही जा रहा है। करेक्ट? यानी जो स्पॉन्टेनियस है अभी ई नॉट सेल, वो अभी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। इट इज कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? जब ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, तो इस केस में जो आपका सेल है वो स्टॉप्ड वर्किंग, वो रुक जाता है, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होता। और जो तीसरा है कि जब एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन ई नॉट सेल हो जाता है, तो उस केस में सेल अपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। यानी अगर अब क्या होगा, पहले इधर मूव कर रहा था इधर, अब ये रिवर्स होना फ्लो हो गया। यानी अब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इस करंट के रिवर्स होने का मतलब ये है कि अब जब ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया, तो अब जो जिंक पहले एनोड हुआ करती थी, अब वो क्या हो गई, कैथोड। और जो कैथोड थी यानी कॉपर रोड, वो अब एनोड की तरह बिहेव करेगी। समझ में आया? सो आई होप आपके सब समझ में आएगा। ऑप्शंस देखते हैं। अप्लाइंग एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल ग्रेटर देन ई नॉट सेल, ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट हो गया, बता दिया था मैंने, अभी समझाया आपको, दिस इज करेक्ट आंसर, ग्रेटर। नेक्स्ट ऑप्शन इज रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ आयंस इन साल्ट ब्रिज, ये भी ऑप्शन गलत है। करेक्ट? क्योंकि साल्ट ब्रिज में कुछ नहीं कर रहे हो आप। अप्लाइंग एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल लोअर देन ई नॉट सेल, दिस इज, ये वाला केस ही रहेगा, तो इनकरेक्ट। एक्सचेंजिंग द इलेक्ट्रोड्स एट एनोड एंड कैथोड, ये भी ऑप्शन गलत है, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स को रिवर्स नहीं करेंगे ना, कर सकते इस तरह से, तो पोटेंशियल का ही यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। What pressure of H2 would be required to make EMF of hydrogen electrode 0 in pure water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड? सो बच्चों, सबसे पहले हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको आप SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है, राइट? सो इस रिएक्शन के लिए नेक्स्ट इक्वेशन हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है जब कंसंट्रेशंस या प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशन से अलग होते हैं, राइट? सो नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, करेक्ट? सो इसमें जो ये पहला टर्म है EH प्लस H2, यह रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसकी वैल्यू हमें 0 दी गई है, ओके?
और जो ये E नॉट H प्लस S2 है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड कंडीशंस में इसकी वैल्यू इंटरनेशनली आप 0 वोल्ट ही मानते हो। ओके, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या है? 1। ओके, और जो ये पूरा का पूरा है, इसको आप लॉग क्यू भी लिख सकते हो, या लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसको क्या बोलते हो? रिएक्शन क्वेशेंट। सो रिएक्शन के हिसाब से प्रोडक्ट जो साइड में है, राइट साइड में, वो है H2, और जिसका हम प्रेशर लेते हैं यानी PH2 हो जाएगा ये। और रिएक्टेंट साइड में H आयंस हैं, जिसकी हम कंसंट्रेशन यूज कर लेंगे यानी H पॉजिटिव। ओके बच्चों, सो इसके अकॉर्डिंग आपका जो लॉग Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? लॉग ऑफ PH2, ये हाफ है की पावर हाफ, एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1 है तो ये कंसंट्रेशन ऑफ H, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। सो अब इस पूरे को आप इसमें रख दो और वैल्यूज पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा EH पॉजिटिव H2, ये तो ठीक है, E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू आपको ऑलरेडी बताया 1 हो गया, एंड लॉग ऑफ PH2 की पावर हाफ डिवाइडेड बाई H पॉजिटिव। ओके बच्चों, सो बस आपको इसमें वैल्यू रखनी। अगर आप सब में वैल्यूज रखना शुरू कर दें, देखिए जो EMF है ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? वो तो 0 ही बोली हुई है इन्होंने, तो ये तो आपको 0 दी गई है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये हो जाएगा, इसका पोटेंशियल वो ऑलरेडी 0 ही होता है। ठीक है, तो ये 0 0 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हो आप इस तरह से फिर से? 0 इक्वल्स टू 0 माइनस 0.0591 लॉग ऑफ PH2 की पावर हाफ H पॉजिटिव। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? माइनस वगैरह 0 का हो जाएगा, तो ओवरऑल आप ये पूरा 0 हटा के ये पूरा का पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा, और ये भी पूरा 0 में चला गया। ठीक है, जिन बच्चों को कैलकुलेशन देखनी होती है उनके लिए हो रहा है ये सब काम। सो लॉग ऑफ PH2 की पावर हाफ H आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा? PH2 की पावर हाफ H आयन कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा 10 की पावर 0, ये इधर आ गया, और इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो अब देखो इस रिएक्शन से आपको ये पता लग गया PH2 की पावर हाफ डिवाइडेड बाय H आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि जो पार्शियल जो प्रेशर है PH2 हाफ इक्वल्स टू H आयन कंसंट्रेशन। ओके, सो बस आपको H आयन कंसंट्रेशन निकाल लें तो आपको काम बन जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप पिन कर लो आप, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब ये देखो इन्होंने क्या गिवन है? इन प्योर वाटर गिवन है। नाउ फॉर प्योर वाटर वी नो कि जो H आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन है वो बराबर होती है, यानी जो उनका प्रोडक्ट है वो क्या होता है? KW के इक्वल, यानी H आयन इंटू OH नेगेटिव इक्वल्स टू क्या होता है? KW। नाउ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड KW क्या एज्यूम कर लेते आप? 10 to power minus 14। नाउ सिंस फॉर प्योर वाटर H आयन कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव कंसंट्रेशन बोथ आर इक्वल, सो वी कैन से, इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो H आयन कंसंट्रेशन टू H आयन कंसंट्रेशन को 10 पावर माइनस 14, सो H आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 14। H आयन क्या हो जाएगा? 10 पावर माइनस 14 का हाफ, और H आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 10 टू पावर माइनस 7। करेक्ट, बस इसको आप इसमें रख दो वैल्यूज। सो PH2 हाफ इक्वल्स टू हो गया 10 पावर माइनस 17, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो PH2 इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 14। ओके, ये हो गया बार। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर बेसिकली। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट a plot of molar conductivity against concentration यानी square root of concentration is a straight line with a negative slope. The correct unit for the slope is, so basically आपको ये कुछ इस तरह का दिया हुआ है कि for strong electrolyte जैसे KCl है, मोलर कंडक्टिविटी का प्लॉट बनाया गया स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन से, तो वो एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है और ऑब्वियसली एक नेगेटिव स्लोप के साथ। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट
कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं जब हम उनकी मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम को कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के साथ आप ये प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसका स्लोप ये एक्चुअल में नेगेटिव ही होता है। इसमें इसके बात नहीं, अगर देते भी ना तब भी मिलती है बात। और इस पूरे रिलेशन को आप बोलते हो डीएचओ इक्वेशन। डीएचओ इक्वेशन का मतलब है डिबाई हकल एंड ऑनसेगर इक्वेशन, और ये होती है एक्चुअल में डेल एम इज इक्वल टू डेल एम नॉट माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी। सो ये है आपकी मोलर कंडक्टिविटी। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी एकदम जीरो कंसंट्रेशन पर, है ना, ठीक है। और ये एक्चुअली में कांस्टेंट होता है। और सी इज कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और ए क्या है यहाँ पे, डिबाई हकल ऑनसेगर यानी डीएचओ कांस्टेंट, जो कि टेम्परेचर, सॉल्वेंट और इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो ये एक्चुअल में ये है, यही आपका स्लोप है बेसिकली। आप y इक्वल्स टू mx प्लस c से आप कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो इस स्लोप की आपको एक्चुअल में यूनिट बतानी है। बस इसको अगर आपको देखना है तो अब इस पूरे को a की फॉर्म में ले आते हैं हम। सो a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर रूट ऑफ c इक्वल्स टू डेल एम नॉट माइनस डेल एम, एंड या फिर a इज इक्वल्स टू डेल एम नॉट माइनस डेल एम डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ c। नाउ बिकॉज, अच्छा एक चीज देखिए, डेल एम नॉट एंड डेल एम की यूनिट्स एकदम सेम है, तो अब आप इसको क्या कह सकते हो कि यूनिट, अब देखो प्रेशर की यूनिट सपोज बार है ना, तो P1 माइनस P2 अगर लिखते हो तो बार माइनस बार इक्वल्स टू फाइनल जो आंसर आएगा P, वो भी तो बार में होता है। तो डेल एम नॉट माइनस डेल एम की यूनिट क्या होगी एक्चुअल में, यूनिट ऑफ लैम्डा एम ही लिख देता हूँ। एक यूनिट होगी ना इसमें बेसिकली, डिफरेंट तो होगी नहीं, तो आपको इजी करने के लिए लिख रहा हूं, डिवाइड बाय यूनिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सी। ओके, सो पहले क्या करते हैं, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी देख लेते हैं और फिर उसमें रख लेंगे। देखिए, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू कप्पा यानी कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। और ये जो 1000 है वो बेसिकली एक कन्वर्जन फैक्टर है। 1000 की जो यूनिट है इसमें बेसिकली कन्वर्जन फैक्टर है ये, और ये एक्चुअल में क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, ठीक है, यानी सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में, समझ रहे हो। सो ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी की क्या यूनिट है, सीमेंस पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर डिवाइड बाय मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर। तो ये क्या हो जाएगा, लीटर ये कैंसिल इससे, और सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर 3 - 1 2 हो गया, एंड मोल है या पर मोल। और जो स्क्वायर रूट ऑफ सी है इसकी क्या यूनिट है, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स पर लीटर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ सी यानी मोल की पावर हाफ इंटू लीटर की पावर माइनस हाफ, बस अब वैल्यू रख देते हैं इसमें। सो ए की यूनिट विल बी, ऊपर क्या है, एस सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल डिवाइडेड बाई मोल की पावर हाफ लीटर माइनस हाफ, तो इसको ऊपर ले लेते हैं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, मोल की पावर -1 ऊपर चल जाएगा माइनस हाफ, ये लीटर हाफ हो जाएगा ऊपर, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, मोल की पावर -3/2 एंड लीटर हाफ। समझ में आया। तो दिस इज योर बेसिकली फाइनल यूनिट। तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -3/2 एंड हाफ, यानी जो ऑप्शन नंबर 1 है इज योर करेक्ट आंसर। फ्यूल सेल यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज फ्यूल्स। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चन इसके स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो आपको ये करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने। सो 1 by 1 देखते हैं बच्चों कि फ्यूल सेल यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज फ्यूल्स हैज बीन यूज्ड इन स्पेसशिप। सो बच्चों, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स को स्पेसिफिकली अपोलो स्पेस प्रोग्राम जैसे जेमिनी और अपोलो स्पेस मिशंस में यूज किया गया था। इसका डबल फायदा था, ये इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करता था और बाई प्रोडक्ट में ड्रिंकिंग वाटर भी दिया करता था एस्ट्रोनॉट्स के लिए। सो ये बेसिकली क्या है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड इज फ्यूल सेल हैज एफिशिएंसी ऑफ 40% टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देखो,
जो फ्यूल सेल्स की एफिशिएंसी है वो थर्मल पावर प्लांट से बहुत ज़्यादा होती है। जनरली हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स की एफिशिएंसी 60% टू 70% तक या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। सो 40% जो एफिशिएंसी है वो बेसिकली थर्मल पावर प्लांट्स की हुआ करती है, नॉट हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। ओके, ध्यान रखना। सो दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज फ्यूल सेल्स यूजेज एल्यूमिनियम एज कैटलिस्ट्स। सो फ्यूल सेल्स में जो कैटलिस्ट यूज किया करते हैं वो टिपिकली कॉस्टली मेटल्स होते हैं, जैसे कि प्लेटिनियम, पैलेडियम, सिल्वर। ओके, सो इसमें जो एल्यूमिनियम है वो कैटलिस्ट की तरह यूज नहीं किया जाता। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट इज फ्यूल सेल इज इको फ्रेंडली। नाउ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स को इको फ्रेंडली या फिर ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है, क्योंकि इनमें पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस नहीं हुआ करते। ओके, सो इसका जो मेन प्रोडक्ट है ना बेसिकली वो है वाटर यानी H2। सो ये क्या है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। लास्ट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल ओनली। देखो, जो फ्यूल सेल है वो फंडामेंटली एक गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेक सेल ही होता है। दोनों ही केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। डिफरेंस बस दोनों में ये है कि फ्यूल सेल्स में तो रिएक्टेंट्स यानी जो फ्यूल्स हैं वो कंटिन्यूस सप्लाई में बाहर से डाले जा सकते हैं, जबकि जो ट्रेडिशनल गैल्वेनिक सेल्स होते हैं इनमें रिएक्टेंट्स सेल के अंदर ही होते हैं और एग्जॉस्ट होने पर वो जो सेल की बैटरी है वो सेल है वो डेड हो जाता है। लेकिन फ्यूल सेल में कंटिन्यूसली आप डाल सकते हो, तो ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन ट्रेडिशनली ये मतलब ओवरऑल अगर देखो तो सेम ही है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। यानी जो आपको करेक्ट क्या हो गया, ए, डी एंड ई, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। द रिएक्शन एट कैथोड इन द सेल्स कॉमनली यूज्ड इन क्लॉक्स इन्वॉल्व्स। सो बच्चों, सबसे पहले आप ये जानो कि जो क्लॉक्स में जो सेल है वो कौन सा यूज होती है। सो देखिए, जनरली क्लॉक्स में आप जिंक कार्बन ड्राई सेल या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा एडवांस्ड एल्कलाइन ड्राई सेल ये यूज होता है। सो क्वेश्चन में क्योंकि मैग्नीज दिया हुआ है, राइट, तो इसका मतलब है कि आप जिंक कार्बन ड्राई सेल की बात कर रहे हैं, जहां पे MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड कैथोड मटेरियल की तरह यूज होता है। ओके, सो रिएक्शंस क्या है, सबसे पहले देखो एनोड पे रिएक्शंस देखते हैं। पहले एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जो जिंक है, जिंक क्या होगा, कन्वर्टिंग इनटू Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन। सो इसमें क्या है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड दूसरा कैथोड, यानी यहां पे क्या होगा, इसमें होगा रिडक्शन। तो कैथोड पे MnO2 की रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, राइट। सो MnO2 ये रिएक्शन जो होगी ना कुछ इस तरह से होती है। ओके, सो बेसिकली देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आप जब पढ़ रहे हैं कि जिंक कार्बन ड्राई सेल के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि एनोड पे तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे रिडक्शन किसका हो रहा है, MnO2 का। तो आप जनरली आप क्या करते हैं, MnO2 गेट्स कन्वर्टेड टू Mn2O3। तो एक दिमाग में ये चलता है और अमोनिया गैस इज रिलीज। इस तरह से आप याद करेंगे ना तो आपको ईजी पड़ जाएगी चीजें याद करनी। सो अब सबसे पहले तो रिडक्शन हो रहा है MnO2 का, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज क्या है, MnO2 में आप देखते हो तो ये क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इधर देखते हो तो क्या हो गया, 2Mn-6 यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ऑब्वियसली ये क्या हो रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है। तो जो ऑक्सीडेशन वाले हैं वो तो ऑप्शन काट ही दो। सो रिडक्शन कहाँ हो रहा है, +4 से +3 में, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इज योर करेक्ट आंसर। Molar ionic conductivities of divalent cation and anions are 57 and 73 respectively. The molar conductivity of solution of an electrolyte with the above cation and anion will be. So बच्चों, ये जो आपने क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, ये जो क्वेश्चन है ना एकदम डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, बेस्ड ऑन कोलरॉच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। सो कोलरॉच लॉ कहता क्या है, ये लॉ हमें ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी नॉट क्या बताता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसके कैटायन और एनायन की आयनिक कंडक्टिविटी इसके सम के बराबर होती है, मल्टीप्लाइड बाई उनके रेस्पेक्टिव स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। सो बेसिकली del m नॉट इज इक्वल्स टू
न्यू कैटायन, लैम्डा कैटायन नॉट, कैटायन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से बस नंबर, उस कैटायन को रिएक्शन में कितना नंबर है ना, सिमिलरली इसका ही। ओके, सो जैसे लैम्डा एम नॉट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट ऑफ द कैटायन, एंड दिस इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एनायन। न्यू प्लस एंड न्यू नेगेटिव क्या है, कैटायन और एनायन के नंबर ऑफ मोल्स या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स के एक मॉलिक्यूल से आते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है कि डाइवैलेंट कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी क्या है, 57 सीमेंस पर सेंटीमीटर, एंड सिमिलरली डाइवैलेंट एनायन की ये है। डाइवैलेंट का मतलब क्या है, यहां पे डाइवैलेंट का मतलब है कि चार्ज इन पे 2+ एंड 2 नेगेटिव है, यानी अगर आप कैटायन की बात कर रहे हो, यानी ये कैटायन C2+ होगा, एंड सिमिलरली जो एनायन होगा वो क्या होगा, एनायन 2 नेगेटिव, इस तरह से। सो तो जो इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों आयन से मिलके बनेगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ca, राइट, क्योंकि उनकी 2+ एंड 2 नेगेटिव चार्जेस ने कैंसिल हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली मतलब आप देखो C2+ A2 नेगेटिव है, अगर ये इस तरह करते हो तो क्या होगा, C2A2 ऐसे कोई Ca हो जाएगा, क्योंकि कॉमन ही है ना, तो ये तो कॉमन है, आपको पता ही है। सो जब ये आयन बना Ca, सो इसको जब आप डिसोशिएट करते हो तो क्या बनेगा, C2+ प्लस A2 नेगेटिव, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सो ये क्या हो गया, न्यू पॉजिटिव, और ये 1 क्या हो गया, न्यू नेगेटिव, 1 सो अब हम कॉलर्स लॉ को फॉर्मूला को किस तरह से यूज कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन दिस, तो डेल एम नॉट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा प्लस नॉट प्लस लैम्डा नेगेटिव नॉट, 1 हो गया। ओके, सो अब बस वैल्यू रख दो, इसकी क्या होगी 57, इसकी क्या होगी 73, यानी डेल एम नॉट क्या हो गया 130, यूनिट क्या होगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर 2, द क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास्ड थ्रू AgNO3 सॉल्यूशन। सो बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इस पर बेस्ड है। सो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड मोर स्पेसिफिकली फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता क्या है। देखिए ये कहता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस का मास यानी क्वांटिटी उस सॉल्यूशन से पास किए गए टोटल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई रिपीट, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा यानी उसका मास या क्वांटिटी उस सॉल्यूशन में जितना भी करंट पास किया जा रहा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी ये यहां पे कुछ होगा वो डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड में, यानी W इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द Q, यानी और W इज इक्वल टू ZQ। सो यहां पे W क्या है, जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है इन ग्राम्स, Q है टोटल चार्ज यानी कूलम्ब में जो पास किया गया, और जो Z है इज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को अगर आप थोड़ा फर्दर देखें तो इसमें क्या होता है, लेट जस्ट अज्यूम फॉर अ सेकेंड कि इस फॉर्मूले में यानी W इक्वल टू ZQ में लेट जस्ट अज्यूम कि आपकी Q की वैल्यू इज 1 कूलम, जो कि आपको क्वेश्चन में भी दी गई है। ओके, तो इस फॉर्मूले से W विल बी इक्वल टू Z इंटू 1 यानी Z। सो जो W है वो Z के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी Z किसी भी सब्सटेंस का वो मास होता है जो उस सब्सटेंस के सॉल्यूशन से 1 कूलम चार्ज पास करने पर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुआ है। यानी अगर यहां करंट 1 कूलम है तो जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा वो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा उसका मास। ठीक है, सो अब क्वेश्चन में हमें सिल्वर का जो सॉल्यूशन है AgNO3, यार इसमें क्या है, ये AgNO3 है, इसमें 1 कूलम चार्ज पास कर दिया। अब कहा कि जो इस पे ये क्या है सिल्वर अमाउंट डिपॉजिट हुआ होगा वो बताना उसकी क्वांटिटी। सो अब आपने देख लिया डेफिनेशन हिसाब से कि जो क्वांटिटी है W वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगी।
समझे। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसका होता है? ऑफ दैट मेटल डिपॉजिट हुआ जो। समझ में? तो अगर आप ऑप्शन देखोगे गौर से, 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर मतलब W इज इक्वल टू 1Z है ना, तो ये हो गया। सो इसका मतलब जो ये ऑप्शन नंबर 4 है इज योर करेक्ट आंसर। फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है आपको। सो इसके लिए इफ E नॉट M2 प्लस M, यानी ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, एंड इसका रिडक्शन पोटेंशियल है दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया गया है जिसमें 2 हाफ रिएक्शंस इन्वॉल्व है। सो उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। मतलब अगर इसकी बात करता हूं तो Na यानी M2 प्लस ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो M बना, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया E नॉट यानी M2 प्लस M। ठीक है, मैं अभी वैल्यूज लिख रहा हूं, ये हो गया। एंड सिमिलरली जो सेकंड फर्स्ट हाफ हो गया तो लेफ्ट वाला, और सेकंड हाफ क्या हो गया? X को यहां अगेन इसने 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो X2 नेगेटिव, इसका भी E नॉट ये X2 X नेगेटिव 2 नेगेटिव है ना, ये दिया हुआ है। देखो, अगर सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी E नॉट सेल, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। और अगर E नॉट सेल की वैल्यू इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, इसका मतलब जो आपकी रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी E नॉट 0 ग्रेटर देन 0 स्पॉन्टेनियस, और ये हुए हो गए। सो अब इसमें क्योंकि 2 हाफ सेल रिएक्शंस दिए हैं, आप E नॉट सेल निकाल सकते हैं। सो E नॉट सेल की, क्योंकि इसमें दोनों की रिडक्शन वैल्यूज दी हुई हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, तो E नॉट सेल विल बी इक्वल्स टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ओके, अब जस्ट टू बी क्लियर, कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। लेकिन ये जो 2 वैल्यूज हैं वे आपकी रिडक्शन पोटेंशियल की ही होती है। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए हमेशा जो हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाला सब्सटेंस है वो रिड्यूस होता है, और जो लोअर रिडक्शन वाला पोटेंशियल है वो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। यानी अब देखो, अगर मैं स्पॉन्टेनियस की बात कर रहा हूं तो जो कैथोड है इस साइड क्या होगा? हायर रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें हायर रिडक्शन कौन सा है? ये वाला। तो ये सोचो कि इधर क्या है? E नॉट M2 पॉजिटिव M, ये कैथोड पे होना चाहिए जहां पे रिडक्शन हो रहा है। हमें देखो इस पे रिडक्शन होता है, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है लेकिन इस पे रिडक्शन होता है ऑक्सीडेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जस्ट डिफरेंस होता है। और जो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमेशा ऑक्सीडाइज होता है, यानी इधर क्या हो जाएगा? लोअर वाला ये। ओके, और नॉन स्पॉन्टेनियस तो देखोगे तो वाइस वर्सा हो जाएगा। अब बच्चों अगर इतना समझ में आ गया, अब एक चीज देखो, ये जो सॉल्ट ब्रिज दिया हुआ था इसमें मतलब अगर देखो तो M इज गेटिंग कन्वर्टेड टू M2 प्लस, और X है X2 नेगेटिव में हो रहा है। तो ये इधर क्या है? ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन किस में होता है? एनोड पे। इधर हो रहा है रिडक्शन, तो रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पे। ध्यान दे लिया। अब इसके अकॉर्डिंग एनोड M2 प्लस 0.456 है। ठीक है, अब एक चीज समझ में आ गई। अब मैंने जैसे बताया था E नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड। अब ऑप्शन अगर 1 देखो तो E नॉट सेल E कैथोड क्या है? ये यानी 0.34 माइनस एनोड पे क्या है? M वाला 0.46। सो ये क्या हो गया? 0.12 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, E नॉट सेल। अब देखो, पहली बात तो ये ऑप्शन कट गया। E नॉट सेल इज लेस देन 0, इसका मतलब दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब एक चीज देखते रहना, ये भी कैंसिल हो, कट गया। E नॉट सेल ये भी कट गया। अब इसको रिएक्शन को जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ओवरऑल क्या हो रहा है? E कैथोड पे तो ये रिएक्शन हो गई, X2 ने इस पे हुआ, और एनोड पे क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी M2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो,
तो 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो m प्लस एक्स गिव्स m2 प्लस m2 नेगेटिव। नो बच्चों, अब इसको थोड़ा गौर से देखना बच्चों, थोड़ा है ना इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो ये कैथोड था, ये एनोड था। अब मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग m प्लस एक्स x2 प्लस नेगेटिव, इसका ई नोट सेल क्या आया था आपका, लेस देन 0। तो अगर m प्लस एक्स ये है तो ये होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। अब गौर से देखना बच्चों, देखो m प्लस एक्स m2 पॉजिटिव x2 नेगेटिव इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, यानी m2 प्लस और x2 नेगेटिव को रिवर्स करके m प्लस एक्स कर दूं, तो जो इसमें e लेस देन 0 होता है, रिवर्सेबल में e ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर इस ऑप्शन होते हुई चीज़ है स्पॉन्टेनियस की कंडीशन। सो इसमें भी अगर आप ऐसे सोच लो कि जैसे ये था कि अगर ये दिया हुआ था तो सपोज रिवर्स कर देता हूं, यानी अब ये हो गया एनोड एंड दिस इज फॉर एग्जांपल कैथोड। कैथोड पे क्या होता है हमेशा, रिडक्शन। तो यानी अब ये m2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लेके m बनाया। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो जाएगा, x2 नेगेटिव x प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये हो जाएगा। तो इसका मतलब इधर ये कैथोड, ये एनोड, कैथोड यानी 0.56 ई सेल इक्वल्स टू 0.46 माइनस एनोड यानी ये 0.34 प्लस 0.12 हो गए। तो ये भी रिएक्शन देखोगे तो यही बन गई, तो ये वाली। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों आपको समझ आ पाया होगा। मैं थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती है चीजें, लेकिन इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। अ कंडक्टिविटी सेल विद 2 इलेक्ट्रोड्स डार्क साइड, देखो जो ये हाईलाइटेड लाइन है ना, ये लाइंस में ये बेसिकली डार्क साइड, इसको रेफर किया गया है। आर हाफ फिल्ड विद इनफाइनाइटली डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इफ वॉल्यूम इज डबल्ड बाय एडिंग मोर वाटर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सेल विल। सो बच्चों, जो ये क्वेश्चन है वो मोलर कंडक्टिविटी के कंसेप्ट पर बेस्ड है और ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के बारे में है। सबसे पहले हम मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी इज लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई c। यहां पे जो लैम्डा m है मोलर कंडक्टिविटी है, कप्पा इज आपकी कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल देते हैं, और जो c है यहाँ पे इज मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्स पर लीटर। अब हम ये देखते हैं कि जब वॉल्यूम डबल किया जाता है यानी बाय एडिंग मोर वाटर, तो क्या चेंजेस देखते हैं। देखो सबसे पहले तो जब कंसंट्रेशन पे क्या चेंज होगा, वॉल्यूम डबल होने पर कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। क्योंकि देखो अभी क्या है कि मेरे सपोज इतना बॉक्स है, उसमें कुछ n नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो ये लीटर इसका कैपेसिटी है, तो n नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल्स पर लीटर ये होगी आपकी कितने मोल्स हैं पर लीटर ऑफ वॉल्यूम, इसका ही हो गया। अगर मैं इसको डबल कर देता हूं, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, लीटर हो गया ट्वाइस। इनिशियल क्या था, मोल्स पर लीटर m था सपोज, या c मान लो, और ये डिवाइड बाई 2 हो गया बाद में, तो c बाई 2 हो गया। तो यानी कि कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि जो c न्यू है इज बेसिकली c ओरिजिनल का हाफ। दूसरा, कंडक्टिविटी पर क्या असर होता है। देखो जो कंडक्टिविटी यानी कप्पा है, आयंस की कंडक्टिंग पावर्स पर यूनिट वॉल्यूम, आयंस की कंडक्टिंग पावर पर यूनिट वॉल्यूम। जब हम वॉल्यूम को डबल करते हैं तो आयंस की टोटल जो संख्या है वो तो सेम रह रही है ना, सेम एज दिस, लेकिन वो अब डबल वॉल्यूम में फैल जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस की संख्या हाफ हो जाती है। तो इस वजह से कंडक्टिविटी कप्पा भी हाफ हो जाएगी, यानी ये न्यू भी क्या हो जाएगी, के ओल्ड की या के ओरिजिनल जो है उसकी हाफ। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये एक सॉल्यूशन, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते, तो वो एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं CH3COOH जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक सा एग्जांपल हूं, तो ये इस तरह से रहता है कंप्लीट डिसोसिएट। जैसे NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है Na+ और Cl नेगेटिव आयंस में। लेकिन ये नहीं होता, ये CH3 COO नेगेटिव प्लस H आयंस ऐसे रहता है, यानी बनते रहेंगे जुड़ते रहेंगे, बनते रहेंगे जुड़ते रहेंगे, तो कंप्लीटली कभी भी डिसोशिएट नहीं होता ये। तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं यानी वॉल्यूम डबल करते हैं, तो ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ डिसोशिएशन अल्फा इंक्रीज हो जाती है। अब अल्फा इंक्रीज होने का मतलब है कि मोर नंबर ऑफ आयंस फॉर्म हो रहे हैं, यानी ज्यादा डिसोशिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस नंबर ऑफ, अब देखो कप्पा क्या था कि कितने आयंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम, अब आयंस इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो जो कप्पा है आपका कंडक्टिविटी, इस पे नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? देखो पहला तो हो रहा है आप इसको जब डाइल्यूट कर रहे हो यानी यूनिट वॉल्यूम में आयंस की संख्या हाफ हो जा रही है, तो कप्पा डिक्रीज हो रहा है बाई हाफ, जो भी हमने ऑलरेडी देख लिया। दूसरा क्या हो रहा है, जो ये डिसोसिएशन पे इफेक्ट हो रहा है, तो अल्फा इंक्रीज होने से टोटल आयंस की जो संख्या है वो इंक्रीज हो रही है, इसके अकॉर्डिंग कप्पा इंक्रीज होना चाहिए। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा का इंक्रीज जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो नेट रिजल्ट में ये मान के चलो कि इस केस में क्या होता है कि जो कप्पा है या डिग्री ऑफ ये कंडक्टिविटी है वो हाफ से थोड़ा ज़्यादा कम होती है, या फिर सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो कप्पा है वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन एग्जैक्टली हाफ नहीं होती। समझ में आया आपको कि डिक्रीज तो होगी लेकिन एग्जैक्टली हाफ नहीं होगी। सो अब इन सब का अगर आप देखो तो नेट इफेक्ट मोलर कंडक्टिविटी पर क्या पड़ रहा है। ठीक है, अब इसको देखो, नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका कि लेट जस्ट से दिस इज लैम्डा m न्यू इक्वल्स टू कप्पा न्यू इंटू 1000 डिवाइड बाय C न्यू। अगर हम सिर्फ डाइल्यूशन के इफेक्ट को देखते हैं और अल्फा इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ध्यान देना, अगर हम सिर्फ डाइल्यूशन को देखते हैं और अल्फा इग्नोर कर देते हैं ये वाला, तो क्या होगा, के न्यू क्या है, के ओरिजिनल ऐसे लिख देते, तो के ओरिजिनल डिवाइड बाई 2 इंटू 1000 डिवाइड बाई C ओरिजिनल डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये कैंसिल, तो लैम्डा m न्यू इज इक्वल्स टू के ओरिज इंटू 1000 डिवाइड बाई C ओरिज। और ये क्या होता है, लैम्डा m ओरिजिनली का ही तो फॉर्मूला है, ये भी सेम यही वाला, के को ओरिजिनल मान लो, C को ओरिजिनल। सो मतलब क्या हुआ कि जो अगर आप डिसोसिएशन को इग्नोर कर दो तो जो आपका न्यू है मोलर कंडक्टिविटी आफ्टर डाइल्यूशन वो विल रिमेन सेम एज एट दैट ऑफ ओरिजिनल, सेम रहना चाहिए। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में जैसे ही वॉल्यूम डबल होता है अल्फा शार्पली इंक्रीज होता है ऑसवाल्ड लॉ के अकॉर्डिंग, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब क्या किया, क्योंकि अल्फा ये कप्पा न्यू है वो थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन हाफ नहीं होगा, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि अब देखो ये डिवाइड बाई 2 नहीं हो रहा। आप सोचो, लेट जस्ट एज्यूम कि डिवाइड बाई, जैसे पहले 1000 था, 1000 को डिवाइड बाई 2 कर दो तो 500 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये समझो कि 1000 लेट जस्ट से डिवाइडेड बाई 1.5 ऐसा समथिंग है ना। तो अगर इसमें अब वैल्यूज रखते हो तो ये क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगा 1.5, इधर हो गया 2। ठीक है, अब ये इधर ये इधर, तो अब ये क्या हो जाएगा, के ओरिजिनल इंटू ओरिजिनल इंटू 2 डिवाइड बाई 1.5 यानी 0, 5 4 25, 3 15 यानी 4/3। अब सोचो लैम्डा m जो न्यू है इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स लैम्डा m ओरिजिनल। तो 4/3 क्या है, इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज हो रहा है ना ये न्यू वाला। बच्चे समझ में आ गया ना, मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की इससे। अब इनको क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऑप्शंस को देखते हैं। इसमें लिखा है कि मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज शार्पली। इंक्रीज शार्पली होता है कि जैसे ही करोगे डाइल्यूट वो बहुत तेज इंक्रीज होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। मैंने क्या कहा था कि एग्जैक्ट हाफ नहीं होता, थोड़ा सा बस 1.5 समथिंग इंक्रीज। हाफ का तो हो जाता है जैसे यहाँ 0.333 समथिंग, या 4/3 के बजाय समझो कि यहाँ 1000 या 10 टाइम्स या 50 टाइम्स इस तरह होगा। इंक्रीज शार्पली नहीं होता, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। रिमेन सेम और कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। इसको अभी होल्ड पे करें क्योंकि इसको आप समझ में हो जाएगा। डिक्रीजेज शार्पली तो आपने देख लिया, गलत है। डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट,
इसमें तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही दिया हुआ है, हालांकि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, एज इन स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट के अकॉर्डिंग ये नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया। सो बचा तो यही ऑप्शन 2। अब ये क्या है, देखो रिमेन सेम और कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेटली। तो इसमें ये क्या गया है कि अगर आप डिसोसिएशन को नहीं कंसीडर कर रहे हो, मतलब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है इनफाइनाइटली डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। जो इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट पहले से ही मैक्सिमम पॉसिबल डिसोसिएशन पर होता है, यानी अल्फा लगभग 1 के इक्वल। सो ऐसी कंडीशन में और ज्यादा डाइल्यूशन करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता नहीं है, समझ रहे हो। सो अगर इसमें है ना, तो अब इसके अकॉर्डिंग देखते हो लगभग 1 तो लगभग सेम है। अगर ऐसा है कि डिसोसिएशन और फर्दर इंक्रीज नहीं होगा तो आपका ओरिजिनल के इक्वल हो जाएगा, या फिर बहुत माइन्यूट इंक्रीज होता है विच के, अगर आप इसको फिर भी देखो कंप्लीटली 1 नहीं है ना, तो इसको कंसीडर कर रहे हो तो कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेटी। बच्चों यही आपका करेक्ट आंसर है। बस ये थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा इसी तरह से सोल्व करना रहता है बच्चों, है ना, बाकी के ऑप्शंस भी देख के। सो आई होप आपको समझ में आएगा, और ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। द ईएमएफ ऑफ सेल, ये सेल दिया हुआ है, इज 0.83 वोल्ट्स एट 298 केल्विन, इट कुड बी इंक्रीज्ड बाय। और ये क्वेश्चन हमें ये बताता है कि हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ईएमएफ को कंसंट्रेशन चेंज करके कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखो अब सेल का इसका एक बार एनालिसिस करते हो। देखो सो हमें जो ये सेल दिया गया है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, टीएल सॉलिड ये रोड होती है, टीएल प्लस इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ये हो गया साल्ट ब्रिज, Cu2 प्लस ये हो गया 0.01 और इधर हो गया कॉपर सॉलिड। तो अगर इस सेल को हम 2 हाफ रिएक्शंस में देखें तो आपको क्या दिखेगा। देखिए ये जो लेफ्ट साइड होती है जनरली यहां पे क्या होती है, एनोड, और जो राइट साइड में है दिस इज कैथोड। एनोड पे क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन, इसमें दिख भी रहा है आपको, और इसमें क्या होता है, रिडक्शन। सो अगर हम हाफ सेल देखें सबसे पहले एनोड पे, यानी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सो इसमें क्या हो रहा है, टीएल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी टीएल इज कन्वर्टिंग टू टीएल प्लस, यानी सॉलिड है तो ये टीएल प्लस क्या हो जाएगा, एक्वस, और 1 इलेक्ट्रॉन। और इसमें जो ये टीएल प्लस की कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है, वो बेसिकली ये है 0.001। ओके, सिमिलरली जब आप राइट साइड को देखते हो यानी कैथोड को, यहां पे रिडक्शन होगा, यहां पे क्या है, Cu2 प्लस है एक्वस में, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है और कन्वर्ट हो जाएगा Cu में। अब यहां पे कंसंट्रेशन 0.01 है। ओवरऑल सेल रिएक्शन दिखने के लिए हम एनोड को अगर ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2TL प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर इनको आप ऐड कर दो, पहली बात तो यहां से क्या हो गया, n इक्वल्स टू 2 आ गया नर्स्ट इक्वेशन के लिए, करेंगे तो ये कैंसिल आउट, तो 2TL प्लस Cu2 प्लस गिव्स 2TL प्लस एंड प्लस Cu। ओके, अब बच्चों ये समझ में आ गया। अब जो सेल का ईएमएफ है यानी ई सेल, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जिससे हम आप क्या करते हो, नर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं 298 का। सो ई सेल इज इक्वल्स टू, ये सब हो गया। अब एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2, ये वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। तो अब देखो वैल्यू रखनी शुरू करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ, प्रोडक्ट में क्या है, ये देखो Cu सॉलिड में है तो इसको आप नहीं लेते, नेचुरल स्टेट में है, इनको इग्नोर करेंगे, इसको और इसको, है ना। तो यहां पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट, ये वाले आयंस, यानी Tl प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस। अब देखो हमें इस ईएमएफ को या ई सेल को इंक्रीज करना है, इसके लिए हमें अगर देखो अब ये पूरा है, समझ में आया। अब ये नेचुरल वैल्यूज जो भी हैं ई सेल की, ओरिजिनल की जो उसकी दी हुई हैं, वो ये है। अब आपको ई सेल को इंक्रीज करना है तो क्या होगा, ई नोट सेल तो फिक्स होगा,
माइनस किसी चीज में, अब ये देखो अभी क्या है, इसकी वैल्यू कोई एक्स की वैल्यू ऐसे हो रही है 10 माइनस वाई। अभी अगर मैं 10 माइनस वाई अगर मेरा 2 है तब तो 8 है। तो अगर मुझे x की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो मुझे इसमें कम घटाना होगा, यानी 10 माइनस 1 करूँ तभी 9 होगा। तो मैंने क्या किया, ये 2 वाला एरिया डिक्रीज कर दिया। ये 10 का तो इसको रिजेंबल कर रहा है, इस एरिया को। ये 2 या y क्या कर रहा है, इस पूरे को, नेगेटिव इस सबको रिजेंबल कर रहा है। यानी मुझे इस सेल को इंक्रीज करने के लिए इसका पूरा को या इसको क्या करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को डिक्रीज करना होगा। अब ये तो कांस्टेंट है, ये लॉग है। डिक्रीज कैसे होगा, जब ये वाला टर्म डिक्रीज होगा, समझ में आया। तो अब आप ये देखो, मैंने कहा कि मुझे लॉग TL पॉजिटिव का स्क्वायर कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाई Cu2+, इसके टर्म को डिक्रीज करना है। तो ये कब होगा, या तो जो न्यूमरेटर है वो कम हो जाए और डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाए। तो ई सेल को इंक्रीज करने के लिए हमें रिएक्टेंट कंसंट्रेशन यानी ये को बढ़ाना होगा और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन यानी ये इसको डिक्रीज करना होगा, यानी घटाना होगा। समझ में आया। सो बच्चों अब ऑप्शन को देखते हैं। पहला है इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ TL प्लस आयंस, विच इज इनकरेक्ट। यहां पे हमें डिक्रीज करना है। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बोथ TL प्लस एंड C2 प्लस आयंस, यहां पे एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज, तो ये भी इनकरेक्ट। डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बोथ आयंस, ये भी गलत। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ C2 प्लस आयंस, दिस इज करेक्ट। अब इसमें क्या है, ये डिक्रीज और इंक्रीज दोनों साथ में भी कर सकते हैं, या ये खाली डिक्रीज और ये खाली इंक्रीज, तब भी रिलेटिव हो जाएगा डिफरेंस, है ना। तो इसका मतलब ये दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो एक रिएक्शन दी हुई है, अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल। सो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है कि गैल्वेनिक सेल का जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, सेल नोटेशन है, इस पे बेस्ड है, इसमें कन्वर्ट करना है। ओवरऑल सेल रिएक्शन दे दी गई है। सो इस रिएक्शन में हम सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि एनोड कौन सी है और कैथोड कौन सी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वी नो कि जो एनोड है ये साल्ट ब्रिज के आप लेफ्ट साइड में लिखते हो और कैथोड को राइट साइड में। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। अब इसमें ऑब्वियसली ये जो लाइन है, मिडिल वाली लाइन है, ये साल्ट ब्रिज ही है, और इस पे आपका क्या होता है, रिडक्शन कैथोड पे। आपको ये देखना है कि इसमें क्या किसका क्या हो रहा है। अगर आप गौर से देखो, इसमें H2 0 पे है ऑक्सीडेशन स्टेट और इस पे +1 ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी 0 से प्लस इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वी कैन से कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या फिर जो एनोड पे रिएक्शन हो रही है वुड बी हाफ H2 to H आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये है कि जो एनोड पर एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर एक गैस इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है, जिसमें H2 गैस H आयंस के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड के थ्रू रहती है। जब भी आप H2 गैस रहते हो तो प्लेटिनियम रोड यूज करते हो ना इस साइड। तो यहां मैं कह सकता हूं कि ठीक है, जो PtH2 हो गया, ठीक है, और कन्वर्टेड इनटू H आयंस, इस तरह से। अभी बाकी का भी देख लेंगे। और जब आप रिडक्शन हाफ सेल को देखते हो तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे हो रहा है, ये क्या है, कैथोड। तो इसमें AgCl किस में कन्वर्ट हुआ है, Ag में, यानी Ag और Cl नेगेटिव लिखा हुआ है। तो कैथोड पे क्या है, एक मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एक एनायन इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है। जैसे कि हमने एक इसी साल इसमें क्वेश्चन आया था, जैसे आप कैलोमल इलेक्ट्रोड पढ़ते हो ना, कैलोमल, जिनको नहीं पता वो कैलोमल इलेक्ट्रोड्स पढ़ें, उसको समझ में आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन आया हुआ था इसी साल, ठीक है, जेई में। तो ये जरूरी है, मैंने कराया हुआ है, कैलोमल इलेक्ट्रोड सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो ये बेसिकली इस टाइप का मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड टाइप का आपका ये हो गया। तो यहाँ पे जो Ag है ये तो हो गया मेटल, इनसॉल्युबल साल्ट हो गया AgCl, ये दोनों Ag और AgCl कांटेक्ट में है, ठीक है। और इनसॉल्युबल साल्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये आयंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सेल नोटेशन क्या हो जाएगा बताया था, इधर एनोड इधर कैथोड, इधर PtH2 हो गया था, H आयंस और क्योंकि देखो बच्चों, सॉल्यूशन में
H आयंस और Cl नेगेटिव है तो ये दो मिल जाते हैं, HCl बन जाता है। ठीक है, और कैथोड क्या हो जाएगा, कैथोड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन। तो देखो Cl नेगेटिव, AgCl एंड Ag, करेक्ट। तो ये आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ना। इसको आप मल्टीपल तरीके से लिख सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है, बेस्ड ऑन ऑप्शंस भी हो जाता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या इसको आप P2H2 H आयन और ये Cl नेगेटिव, यहाँ AgCl है तो ये AgCl भी लिख लिया, इसको Ag। ठीक है, इस टाइप से भी लिख सकते हो, या फिर PtH2 क्योंकि सॉल्यूशन में H आयन Cl नेगेटिव यहाँ है, दोनों है, तो ये HCl इधर भी लिख सकते हो आप ऐसे, AgCl Ag। तो मल्टीपल सेल नोटेशन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर इसमें आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे ना तो PtH2HCl ठीक लिख रहा है, AgCl Ag, तो ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपको करेक्ट दिख रहा है। अब बाकी को देखो, P2H2 ये सही है, AgNO3 कहाँ से आ गया, PtH2 K कहाँ से आ गया, और AgCl AgNO3 कहाँ, तो जो आपको करेक्ट है ये दिख रहा है। बस बच्चों आपको इसी तरह देखना है, मेन चीज यही सेम रहती है, प्रैक्टिस करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। बस कैलुमल इलेक्ट्रोड वाला जरूर पढ़ लेना कंसेप्ट, वो सेम इस पे ही बेस्ड है। ठीक है, द मोलर कंडक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स A एंड B आर प्लॉटेड अगेंस्ट स्क्वायर रूट ऑफ C यानी स्क्वायर रूट कंसंट्रेशन एज शोन बिलो। इलेक्ट्रोलाइट्स A एंड B रेस्पेक्टिवली आर। तो कुल मिला के बच्चों आपको इसमें से बताना है ग्राफ को देख के कि A का ग्राफ कौन सा है और B का कौन सा है। मतलब A का बताया हुआ है ये ग्राफ है, B का ये बताया, और बताना है कि वेदर A स्ट्रॉन्ग है या B स्ट्रॉन्ग है एंड वाइस वर्सा। इजी क्वेश्चन है। तो हमारे सामने क्या है कि जो ग्राफ है इसमें यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है और इधर क्या दी हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लैम्डा m और स्क्वायर रूट ऑफ C का रिलेशन है वो DHO इक्वेशन से आप देखते हो। DHO इक्वेशन का मतलब क्या है, दिबाई-हकल-ओनसेगर इक्वेशन, और ये बोलता है डेल m इज इक्वल टू डेल m नॉट माइनस a स्क्वायर रूट ऑफ C। सो यानी ये एक स्ट्रेट लाइन का है, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर आप कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये डेल m इधर हो गया, ठीक है, x यानी स्क्वायर रूट ऑफ c हो गया, और m क्या है, माइनस a नेगेटिव स्लोप है तो कुछ इस तरह से डायरेक्शन में बनेगी, और जो ये m नोट है ये डेल m नोट हो गया, इस तरह का रेशियो होता है। तो इसमें ऑलरेडी आपको दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन है B है, तो B क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे प्रूव हो गया। वैसे भी आपको बच्चों देख के समझ में आ जाएगा, लेकिन उस स्टूडेंट्स के लिए जो नहीं पता जिनको, यानी ये भी ऑप्शन कट गया एंड ये भी ऑप्शन कट गया। सो अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं ए वाला कर्व वाला। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डाइल्यूशन पर उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तेजी से बढ़ता है एज पर ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ ना, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी डेल m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट। तो जब अल्फा तेजी से बढ़ेगा तो डेल m भी तेजी से बढ़ता है। सो ग्राफ ए में अगर देखोगे तो आप कंसंट्रेशन कम होने पर, यहां से अगर मैं देखूं तो ग्राफ है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, यानी कंसंट्रेशन जब कम हो रही है तो डेल m तेजी से बढ़ रहा है, राइट, ओके, लगभग इनफाइनाइट तक जा रहा है। और जो ये शार्प इंक्रीज है यही आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी सिंबलाइज करता है। तो ये तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था, आपको सिंपल सा पता होना चाहिए बच्चों कि डेल m और स्क्वायर रूट ऑफ c में वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये ग्राफ होगा, और डेल m स्क्वायर रूट ऑफ c फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस तरह का ग्राफ होता है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, वो तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए इतना बता दिया, ठीक है। सो ए क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो ऑप्शन नंबर 3 है इज योर करेक्ट आंसर। The standard reduction potentials at 298 Kelvin for the following half cells are given below. Consider the given chemical reactions. इनको अगर नजर देखते हुए the number of metals which will be oxidized be ये in aqueous solution is. देखो हमें 5 अलग अलग स्पीसीज के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, ओके, यानी 1 2 3 4 5। हमें पता करना है कि कितने मेटल्स हैं जो डाइक्रोमेट आयंस यानी ये से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा जब रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में हो, ठीक है। देखो कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज तभी कर सकता है जब वो खुद रिड्यूस हो रहा हो। तो यहां पर
C2R2O7 यानी डाइक्रोमेट आयन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब Cr2O7 नेगेटिव खुद रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब रिड्यूस किस पे होगा, यानी इसका ई नॉट क्या, +1.33। अब देखो बच्चों, इजी सा एक रूल देखो, जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है किसी भी एंटिटी का, तो उसके रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी या कैपेसिटी इंक्रीज होती रहती है। यानी सपोज एक मेरा रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे है 1 मान लूँ, एक का रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर है यानी 2 है यूनिट्स, तो ये ऊपर वाली ज़्यादा जल्दी रिडक्शन हो जाएगा इसका देन दिस। अब क्योंकि कोई एंटिटी जब खुद का रिडक्शन कराती है तो जब उसको वो क्या बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यानी जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, उन एंटिटीज़ की रिडक्शन होने की चांसेस इंक्रीज होते रहते हैं और उनके ऑक्सीडाइज होने एजेंट होने के बिहेवियर भी बढ़ता रहता है। अब अगेन उल्टा इसका ये हो जाता है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है तो जो डिक्रीज जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा उतनी ज़्यादा अच्छी तरह से ऑक्सीडेशन होगा, और उतनी ज़्यादा अच्छी तरह जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है। तो कुल मिला के ये है, आप इन सब को अरेंज कर दो। अब सपोज ई नॉट ये डाइक्रोमेट आयन का ये हो गया 1.33 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल Cr2O7 नेगेटिव का। जो एंटिटी ऊपर होंगी वे तो क्या करेंगी, खुद रिड्यूस होंगी, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगी। जो एंटिटी नीचे होंगी वे आसानी से ऑक्सीडेशन में आ जाएंगी, यानी इसका आराम से रिडक्शन हो जाएगा। अब इनको अरेंज करते हैं। 1.33 के बाद यहाँ पे क्या है, -0.04V, तो -0.04 कितना क्या है, ये हो गया 3+, ठीक है, Fe2 Fe3+, ऐसे हो जाएगा। फिर आ रहा है -0.25, तो ये भी -0.25 यहाँ गया किसका, Ni2 का। उसके बाद 0.80 है 1.33, लेकिन इससे कम ही है, तो यहां में क्या कर सकते हो, ये हो गया 0.80V। ठीक है, अगेन ये किसका है, Ag+ यानी Ag2 Ag+, इसका ऑक्सीजन हो जाएगा। और जो ऊपर कौन सी बची 1.40 वोल्ट इकलौती, यानी ये Au3+, इसका रिडक्शन हो जाएगा। सो अगर आप देखो कि कौन कौन डाइक्रोमेट आयन से ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन कौन हो जाएगा, जिसका जो इसके नीचे लाई कर रहे हैं, Ag Fe Ni, करेक्ट। सो कितने होंगे, 1 2 and 3। सो जो आपका करेक्ट आंसर है इज 3। Which of the following is a correct equation to show change in molar conductivity with respect to concentration of a weak electrolyte if the symbol carry their usual meaning? देखो बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3COOH इन सॉल्यूशन में इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है और इक्विलिब्रियम में भी रहता है। इसके लिए हम ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ यूज करते हैं। सो वीक एसिड का डिसोसिएशन इस तरह से होता है जहां पे अगर C इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, एट टाइम t C इंटू C माइनस C अल्फा इक्वल्स टू C अल्फा प्लस C अल्फा। ओके, तो बहुत बार इसको आप C,1 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं, तो अलग चीज है। और अल्फा क्या है यहाँ पे आपका, अल्फा इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये तो हो गया आपका डिसोसिएशन। ठीक है, अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी K अल्फा अगर मैं निकालता हूं तो यानी H आयन इंटू A नेगेटिव डिवाइडेड बाई HA की कंसंट्रेशन यानी C अल्फा इंटू C अल्फा, ये क्या हो जाएगा C इंटू 1 माइनस अल्फा, यानी क्या हो जाएगा C से C कैंसिल, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, नाउ एज पर कोलरॉश लॉ जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो मोलर कंडक्टिविटी से रिलेशन होती है, अल्फा डिवाइड बाई अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम डिवाइड बाई लैम्डा एम नॉट, जहां लैम्डा एम क्या है, गिवन कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी है, और लैम्डा एम नॉट क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी। सो अगर हम फाइनल इक्वेशन को देखें तो क्या करते हैं, देखिए अल्फा की वैल्यू को K अल्फा के फॉर्मूले में हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा C इंटू लैम्डा एम डिवाइड बाई, अब लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस लैम्डा एम डिवाइड बाई लैम्डा एम नॉट। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको लिख देते हैं दोबारा से यहाँ पे। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा
के अल्फा इक्वल्स टू सी इंटू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम डिवाइड बाई लैम्डा एम नॉट। देखो ये इसको मैं हटा के इजी करके लिख देता हूँ ताकि कैलकुलेशन यहीं पे हो जाए। स्क्वायर हटा के क्या कर दिया, ऐसे 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। एक से ये कट गया तो ये क्या लिख सकते हो आप, सी ये ऊपर इंटू लैम्डा एम स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा एम नॉट, ये नीचे आ जाएगा लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम। ये क्या है, के अल्फा या के ए की बात है ना, इसमें के ए लिख दिया मैंने, बाद में देखा। बस अब आप इसको है ना, आपको इसमें इसको इजी तरह ही करना है। देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा, के ए इंटू लैम्डा एम नॉट इंटू लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम इक्वल्स टू सी लैम्डा एम स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो, के ए लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर माइनस के ए लैम्डा एम नॉट इंटू लैम्डा एम, ये सी अल्फा स्क्वायर इधर है तो इक्वल्स टू सी लैम्डा एम स्क्वायर। अब देखो सी लैम्डा स्क्वायर एम स्क्वायर मुझे इसमें ही दिख रहा है और किस में दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये पॉजिटिव है ना, तो इसको सबको इधर ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सी लैम्डा एम स्क्वायर माइनस के ए लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर और प्लस के ए लैम्डा एम नॉट इंटू लैम्डा एम, और क्या हो जाएगा सब इधर इक्वल्स टू 0। एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा, बस ये थोड़ा डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन था। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओके, सो लिस्ट 1 में हमें कुछ सेल्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में उनकी कुछ यूज, प्रॉपर्टी या रिएक्शंस दी हुई हैं और हमें इन दोनों को मैच करना है। तो हमें एक एक सेल और उसकी जो करेक्ट प्रॉपर्टी है उसको मैच करते हैं। सो पहला है लेक्लांचे सेल। सो बच्चों लेक्लांचे सेल, जिसे हम जिंक कार्बन ड्राई सेल भी कहते हैं, ये एक प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल का मतलब क्या होता है कि दैट इज नॉन रिचार्जेबल। इसमें एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और जो एनोड पे क्या रिएक्शन होती है इसकी कि जिंक कन्वर्ट्स टू जिंक 2 प्लस टू 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो अगर ऑप्शन में देखेंगे ए का 4 मैच हो रहा है, यानी ए का 4 मैच हो रहा है, तो अगर आपको देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहीं से आपको आंसर दिख गया। हम सारे ऑप्शंस देखते हैं। लेकिन सेकंड इज निकल कैडमियम सेल। अनलाइक आपके लेक्लांचे सेल जो कि एक प्राइमरी सेल था यानी नॉन रिचार्जेबल, निकल कैडमियम सेल एक सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल वे होते हैं विच आर रिचार्जेबल, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि इनकी लाइफ भी लॉन्ग होती है। तो बस यही है। तो अगर आप देखोगे तो यानी जो ऑप्शन बी है उसका 3 हो रहा है, मैच कर रहा है। सी इज फ्यूल सेल। सो फ्यूल सेल जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया गया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का। फ्यूल का कंबशन से निकलने वाली केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये एक बहुत ही हाई एफिशिएंसी डिवाइस होता है, समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कंबशन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है सी का फर्स्ट अभी भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे से ऑप्शन है। डी इज मर्करी सेल। मर्करी सेल यानी जिंक मर्क्यूरी ऑक्साइड सेल। ओके, ये स्मॉल साइज का होता है और कॉमनली हियरिंग एड्स में, जैसे सुनने वाली मशीन होती है आपकी घड़ियों में, कैलकुलेटर में, या आपके जो स्पीकर्स हैं कभी कभी किसी जो सेल वाले होते हैं, मतलब छोटी छोटी जो बैटरी है उसमें लगता है। इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि सेल रिएक्शन में कोई आयन सॉल्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होता, जिससे इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन, ये हो गया। तो डी का 2, ठीक है। सो आई होप आपको मैच कर रहा है। ये शॉर्ट में इनकी सबकी समरी भी लिखी हुई है, तो आप इनको सबको देख भी सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। One of the commonly used electrode is calomel electrode. Under which of the following categories calomel electrode comes? So बच्चों आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये कैलोमल इलेक्ट्रोड होती क्या है एंड ये कैलोमल का एक्चुअल नाम क्या है। देखिए बच्चों, सबसे पहले बता दूं, जो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है यानी Hg2Cl2, इसका कॉमन नेम होता है कैलोमल, CALOMEL। ओके, सो बेसिकली कैलोमल इलेक्ट्रोड में एक
मरकरी मेटल होता है Hg, ओके, जो कि उसके इंसॉल्युबल साल्ट के कांटेक्ट में रहता है, यानी मरकरी Hg2Cl2 के इंसॉल्युबल साल्ट के कांटेक्ट में। और ये सारा जो सेटअप है वो KCl सॉल्यूशन के, जो KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड है, उसके सॉल्यूशन में इमर्ज्ड होता है, यानी डूबा रहता है। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें देख रहे हो, तो इसमें मरकरी मेटल है ये, और मरकरी इसमें इसके से कांटेक्ट में है, ओके, और इसके ऊपर KCl सॉल्यूशन है, और ये इसका नीचे डूबा हुआ है बेसिकली। और KCl का यहाँ पे ये है कि ये Cl नेगेटिव जो आयंस है, क्लोराइड आयंस, एनायंस, वो सप्लाई कर रहा है। सो अब इसका जो हाफ सेल रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, नाउ सिंस इस क्वेश्चन में क्या है कि इनमें से कौन सी कैटेगरी में आता है, तो देखिए उसको अब थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। इलेक्ट्रोड्स को जनरली आप 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। सो पहला है मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स, जैसे कि Zn, Zn2+, या फिर कॉपर 2+। यहां मेटल अपने ही आयन के सॉल्यूशन में डूबा रहता है। कैलोमल में इंसॉल्युबल साल्ट यूज हो रहा है, तो ये कैटेगरी नहीं हो रही है इसकी, है ना, समझ में, इंसॉल्युबल साल्ट यूज हो रहा है, इसका आयन नहीं यूज हो रहा है, तो मेटल इलेक्ट्रोड्स तो कट गया। फिर है गैस आयन इलेक्ट्रोड्स, जैसे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE, जिसमें प्लेटिनियम H2H आयन ये होता है। यहां गैस उसके आयन के एक सॉल्यूशन में इंसर्ट मेटल के थ्रू कांटेक्ट में रहती है। कैलोमल में गैस तो कोई इन्वॉल्व नहीं है इसमें। थर्ड इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड्स, यानी रिडॉक्स इलेक्ट्रोड्स बेसिकली। जैसे अगर आप प्लेटिनियम Fe3+ और Fe2+, यहाँ पे इनर्ट मेटल 2 अलग ऑक्सीजन स्टेट्स वाले आयंस के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रहता है। जैसे Pt है, एक इनर्ट मेटल है, और Fe3+ और Fe2+ के 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन वाले आयंस के सॉल्यूशन में है। अगर आप कैलोमल में देखते हैं ना Hg2Cl2 में, इसमें सिर्फ एक मेटल है Hg, और एक सॉल्ट है Hg2Cl2, और एक आयन है Cl नेगेटिव जो है ना, तो इसमें ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, रिडॉक्स नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं है। अब मेटल इंसॉल्युबल साल्ट आयन इलेक्ट्रोड देखो, तो यहाँ पे अगर देखो एक मेटल है यानी Hg, एक इंसॉल्युबल साल्ट है यानी Hg2Cl2, और एनायन है यानी Cl नेगेटिव, जो सॉल्ट का हिस्सा है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इस कैटेगरी में आता है कैलोमल इलेक्ट्रोड। और दूसरे एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। ओके, सो बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि कैलोमल इलेक्ट्रोड में मेटल यानी मर्क्यूरस क्लोराइड यानी इंसॉल्युबल साल्ट, और एक क्लोराइड आयन यानी एनायन इन्वॉल्व है, इसलिए ये इलेक्ट्रोड मेटल इंसॉल्युबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड्स की कैटेगरी में आ रहे हैं आपके, है ना। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर।